इसके टॉपिक में ना कंसेप्ट है डिस्काउंटिंग। ठीक है, क्यों में आपने पढ़ी हुई थी, थोड़ा सा आज उसको रिवाइज करते हैं। बच्चों फर्ज करो फर्ज करो बच्चों, आपके पास आज 5,000 रुपया पड़ा हुआ है। कितना पड़ा हुआ है? 5,000। और आपने बैंक में इन्वेस्ट करवा दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% कंपाउंडेड पर एनम। कंपाउंडेड पर एनम मतलब सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। ठीक हो गया। मैं आपसे अगर पूछूं कि बताओ 6 साल बाद आपके अकाउंट में कितने पैसे होंगे, तो आप क्या करोगे? भैया आपने फिजिकल पढ़ना है कि ऑनलाइन पढ़ना है? सर ऑनलाइन ही पढ़ना है। अच्छा, अच्छा जी बताया जी। आज आपके पास 5,000 है, आपने बैंक में इन्वेस्ट किया है 10% रेट पे। 6 साल बाद बैंक में कितने पैसे होंगे? 8,000, 8,857। चेक कर ले सारे, शाबाश। ये क्यों है, मैं थोड़ी सी रिवाइज कर रहे हैं हम। ध्यान से आ गया जी? ठीक है। अब आपने किया क्या बेसिकली बच्चों, अगर आपको याद हो, आपने क्यूएम में फार्मूला पढ़ा था, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r⁴ n। याद है? जी सर। आपके पास पी मौजूद है, आपने ए निकालना है, इंटू 1 + r है 0.10, पावर 6 लेंगे क्योंकि 6 साल आगे जाना है। जी सर। ऐसी अब कैलकुलेटर में गए, आपने लिखा जी यहाँ पे 5,000 इंटू 1.10 पावर 6, 8857.805। ठीक हो गया जी सर। 8857.805, ये आपका आंसर आ गया। अच्छा बच्चों, ये फार्मूला है फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने का, सही है? जी सर। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो फैक्टर है ये क्या चीज है, ये वो फैक्टर है जिसने 5,000 को 8,000 में कन्वर्ट कर दिया। इसको हम कहते हैं कंपाउंडिंग फैक्टर। इसको क्या कहते हैं? कंपाउंडिंग फैक्टर। कंपाउंडिंग फैक्टर। यहां तक की बात समझ लगी? अब सवाल उल्टा है। सवाल क्या है जी? उल्टा, रिवर्स। मतलब अगर 5 साल बाद आपके पास 5,000 हो, तो आज की तारीख में आपके पास कितने पैसे बनते हैं? हाँ जी, 2822। ये बात समझ लगी? अब बच्चों फार्मूला वन सेकंड सेम है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r⁴ n। फार्मूला वही है ना? जी सर। लेकिन अब की बार हमें ए पता है, पी फाइंड करना है। तो जब पी फाइंड करेंगे तो ये जो फैक्टर है 1 + r⁴n, ये ए के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ऐसे ही। अच्छा, और अगर ए के नीचे डिवाइड हो जाएगा और अगर इस फैक्टर को ऊपर ले आए तो क्या हो जाएगा? पावर माइनस में चली जाएगी। तो 5,000 ए की जगह आ गया 5,000 इंटू 1.1 की पावर -6, ऐसे ही। अच्छा, ये वो फैक्टर है जिसने 5,000 को छोटा कर दिया, 5,000 को 250 कर दिया, ऐसे ही ना? ये फैक्टर है जिसने 5,000 की वैल्यू को कम करके 2822 पे ले आए। तो इस फैक्टर को हम क्या कहेंगे? डिस्काउंटिंग फैक्टर। वो फैक्टर जो किसी वैल्यू को बढ़ा दे, कंपाउंडिंग फैक्टर। और वो फैक्टर जो किसी वैल्यू को कम कर दे, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्काउंटिंग फैक्टर।
यहाँ तक की बात लगी। अच्छा बच्चों, लीज में हमेशा डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज होगा, कंपाउंडिंग फैक्टर यूज नहीं होगा, समझाने के लिए था। लेकिन लीज में होगा यही कि आपकी किस्तें फ्यूचर में होंगी जिनको उठा के आपने प्रेजेंट पे लेके आना हो, तो फार्मूला फिर हमेशा यही वाला लगेगा। कौन सा? ए इंटू 1 + r⁻⁻n। मतलब लीज के टॉपिक में आपने हमेशा प्रेजेंट वैल्यू ही फाइंड करनी हो, ये बात याद रहेगी सबको। अच्छा अब बच्चों, आपने क्यू में एक और चीज भी पढ़ी थी अगर आपको याद हो, एनुटी। याद है? एनुटी का कंसेप्ट ये था कि आपके पास फ्यूचर में किस्तें हैं पीरियोडिक इंटरवल पे, जो किस्तें सेम है उनके दरमियान टाइम पीरियड भी सेम है। उन तमाम किस्तों को आज की तारीख पे लेके आना है जीरो पे। पहली किस्त कब है? पहले साल। दूसरी किस्त कब है? दूसरे साल। तीसरी किस्त तीसरे साल। चौथी किस्त चौथे साल। और पांचवी किस्त 5वें साल के एंड पे। आपको इन तमाम किस्तों की वैल्यू चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, लेकिन पहले साल के शुरू में चाहिए। यहां तक की बात लगी। जीरो का मतलब क्या है? आज, या स्टार्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। पहले साल का शुरू आज से होगा, और साल बाद हम कह सकते हैं पहले साल का एंड हो गया। मतलब 365 दिन गुजरेंगे तो 1 पे पहुंचेंगे। और 1 का मतलब पहले साल का शुरू नहीं है, 1 का मतलब पहले साल का एंड है। ठीक हो गया? और यहीं से दूसरा साल शुरू होगा, और जब 2 पे पहुंचेंगे तो दूसरा साल वहां पे एंड हो जाएगा। यहीं से फिर तीसरा साल शुरू होगा, और जब 3 पे पहुंचेंगे तो तीसरा साल एंड हो जाएगा। समझ लगी बात की? तो बच्चों, आपने क्यू में ये भी पढ़ा हुआ था कि अगर आपके पास इक्वल पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट है जिनके दरमियान टाइम इंटरवल सेम है और उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो उसका अगर हमने कोई फार्मूला लगाना हो तो उसके लिए हमने टॉपिक पढ़ा था एनुटी। अगर सिंगल पेमेंट होगी, जैसे यहाँ पे थी सिंगल पेमेंट, तो उसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला था डिस्काउंटिंग वाला और कंपाउंडिंग वाला। अगर फ्यूचर में जाना है तो कंपाउंडिंग, और अगर माजी में आना है तो डिस्काउंटिंग। यहाँ तक की बात लगी। अच्छा, लेकिन अगर एक किस्त नहीं है, 5 किस्तें हैं, तो उसके लिए भी हम वो वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर 5 दफा यूज करना पड़ेगा। ये बात लगी। मतलब पहली किस्त पे 1 साल डिस्काउंटिंग होगी, दूसरी किस्त पे 2 साल, तीसरी किस्त पे 3 साल, चौथी किस्त पे 4 साल, पांचवी किस्त पे 5 साल डिस्काउंटिंग होगी। ऊपर वाला फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन फिर हमें 5 कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ऐसी है। उसके लिए बच्चों हमने क्या हल निकाला था? उसके लिए मैंने हल निकाला था कि ये फार्मूला पढ़ा था क्यों में, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू आर इंटू 1 - 1 + r⁻⁻n/r। ये कुछ कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ जी बच्चे, अभी हम मुझे बता दें, ये आपको ये समझ आया कि नहीं आया? ये क्यों में आपने पढ़ा हुआ यस सर, आ गई समझ। है? 'क्लियर जी सर, समझ लगी बात क्या? तो बच्चों, यहां से हमने आंसर निकालना है। कैलकुलेटर पकड़े, जरा कैलकुलेशन करें, यहाँ क्या आंसर? 1000 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट 1 - 1.06, क्योंकि यहाँ पे रेट 6% था, पावर -5 डिवाइडेड बाई 0.06, ब्रैकेट क्लोज। फोर टू 12.36। यहाँ तक की बात में लगी। अच्छा, अब बच्चों एक और काम है। ये वाला फार्मूला सबको समझ आ गया ना? अच्छा, लीज का टॉपिक जब हम पढ़ेंगे और उसमें सेम इंस्टॉलमेंट होंगी, लेकिन इंस्टॉलमेंट होंगी साल के एंड पे। इंस्टॉलमेंट कब होगी? साल के एंड पे। तो ये वाला फार्मूला लगेगा। और अगर डिफरेंट इंस्टॉलमेंट होंगी, ये बात याद रखिएगा, अगर डिफरेंट इंस्टॉलमेंट होगी तो ये वाला फार्मूला नहीं लगना। ठीक है? अगर सेम इंस्टॉलमेंट होगी तब ये फार्मूला लगेगा, उसकी कंडीशन है। हाँ, और अगर डिफरेंट इंस्टॉलमेंट होगी तो फिर मजबूरन हमें 1 बाय 1 तमाम किस्तों के साथ वही शुरू करना पड़ेगा जो इस 5000 के साथ की। मतलब यही फार्मूला लगेगा 5 दफा। ये बात याद रहेगी। सेम किस्तें होंगी, एक फार्मूले से काम चल सकता है, लेकिन अगर 5 किस्तें हैं और पांचों की पांचों डिफरेंट है, तो फिर 5 दफा आपको डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा चारा कोई नहीं, आपके पास कोई उसमें शॉर्टकट नहीं है। ये बात याद रहेगी। अच्छा,
लेकिन बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि लीज के टॉपिक में वो कहे कि भाईजान आपने एक किस्त एडवांस में जमा करानी है। एक किस्त कब जमा करानी है? एडवांस में। अब देखो एक किस्त 0 पे जमा करानी, और ज्यादातर ऑप्शन यही होती है। आप मतलब लीज के टॉपिक में अगर फर्ज करें को बाइक लेने जाते हो किस्तों पे, तो ऐसा है कि आप पहले दिन 1 रुपया भी नहीं दोगे और बाइक उठा के घर आ जाओगे? नहीं, पहली किस्त आपको उधर ही देनी पड़ेगी। यहाँ तक की बात सुनेगी नहीं? तो हो सकता है कि जिस दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट हो, 0 पे आप खड़े हैं, साल का पहला दिन है और आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो कहेगी पहली भाईजान पहली किस्त आज जमा करो, तो फिर पहली किस्त आपको उसी दिन जमा करवानी पड़ेगी। बाकी किस्तें भी हैं, पहले साल के एंड पे दूसरी किस्त होगी, दूसरे साल के एंड पे तीसरी किस्त है, तीसरे साल के एंड पे चौथी किस्त है, चौथे साल के एंड पे पांचवी किस्त है, और 5 साल के एंड पे छठी किस्त है। 5 सालों में लीज खत्म हो जाएगी, लेकिन किस्तें 6। ये पॉइंट समझ आया? तो बच्चों अगर हम इसको इग्नोर कर दें, पहली किस्त को इग्नोर कर दें, तो बाकी कहाँ 5 किस्तों पे तो वही फार्मूला लग जाएगा ना जो ऊपर पड़ा होता है। अगर पहली किस्त को इग्नोर कर दें तो बाकी 5 किस्तों का आंसर 4212 ही आएगा। मेरी बात समझ? अच्छा, और जो पहली किस्त है उस पर कोई डिस्काउंटिंग नहीं होनी, क्योंकि वो तो 0 भी खड़ी है ना, उसको कौन सा माजी में लेके आना आपने। बाकी सारी किस्तें पीछे आएंगी, लेकिन क्या पहली किस्त पीछे आएगी? पहली किस्त पीछे नहीं आएगी। तो उसको सिंपल क्या करेंगे, उस आंसर में 1000 रुपया जमा कर। लॉजिक समझ आ रही? तो टोटल किस्तें कितनी है बच्चों? 6। लेकिन कितनी किस्तों पे फार्मूला लगेगा? 5 पे लगेगा, ये बात याद है। जो किस्त 0 पे है उसको साइड पे रहने दो, बाकी किस्तों को उठा के 0 पे लेके आओ, और जो किस्त 0 पे है वो एंड में जाके सिर्फ सिंपल जमा कर दो। नहीं बात समझ? क्लियर है? इस सिनेरियो में 0 पे कोई किस्त नहीं थी, सब किस्तों ने डिस्काउंट होना था। कितनी किस्तें जिन्होंने डिस्काउंट होना है? 5। तो फार्मूले में पावर -5, फार्मूले में पावर -5। लेकिन अगर 6 किस्तें हैं, कितनी किस्तें हैं? 6। तो डिस्काउंट कितनी किस्तों ने होना है? 5। तो फार्मूले में पावर -5 ही आ रहा है। ये पॉइंट समझ आया था? फार्मूले में पावर -5 आ रहा है, क्यों? क्योंकि छठी किस्त तो ऑलरेडी 0 पे है, बाकी किस्तों को 0 पे ला रहे हैं, छठी तो 0 पे खड़ी है, तो जो 0 पे खड़ी है वो सिंपल 1000 रुपए पे जमा कर। पॉइंट समझ आया? मतलब अगर यहाँ पे टोटल 11 किस्तें होती तो फिर क्या करते? 10 किस्तों पे फार्मूला लगता, और जो भी आंसर आता उसमें 1000 रुपए सिंपल जमा कर। ये बात याद रही? तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, हमें सवाल में देखना पड़ेगा कि किस्तें शुरू में है कि एंड पे है। अगर तो किस्तें एंड पे है तो जितनी किस्तें हैं वो सारी डिस्काउंट होंगी, लेकिन अगर किस्तें शुरू पे हैं तो एक किस्त छोड़ के बाकी किस्तों को डिस्काउंट करेंगे और एंड पे जाके उसमें एक किस्त जमा करते। क्या ये लॉजिक सबको समझ आई कि नहीं समझ आई? अच्छा, अब बच्चों एक और कंसेप्ट भी था, एनुटी में हमने पढ़ा था कि अगर आपकी 9 साल की किस्तें हैं, कितने साल की किस्तें? 9 साल की किस्तें हैं, और पहले 5 साल की सेम है, अगले 4 साल की सेम, तो पहले 5 साल की किस्तों पे दो ही फार्मूला लग जाएगा ना जो पढ़ा हमने। अच्छा, और किस्तें शुरू में नहीं है, एंड पे 0 पे कोई किस्त नहीं है, तो इसका मतलब है जितनी किस्तें सबकी डिस्काउंटिंग होगी। तो पहली 5 के ऊपर तो हम आराम से फार्मूला लगा लेंगे, अगले 4 के ऊपर हमें अलग से फार्मूला लगाना पड़ेगा। समझ आई? अच्छा, अगली 4 के ऊपर भी वही फार्मूला लगेगा जो पहली 5 में लगा है, बस फर्क यह है कि यहाँ पे पावर -5 और वहां पे पावर -4 है। वहां पे -4 क्यों है? क्योंकि ये 5 किस्तें हैं, वो 4 किस्तें। एक चीज ये, दूसरी चीज, अब जब उन 4 किस्तों में फार्मूला लगाओगे ना तो आंसर 0 पे नहीं आना, आंसर 1 साल पीछे आएगा। मतलब छठी साल पे पहली किस्त थी तो आंसर 5 पे आ जाएगा। बात समझ आएगी नहीं? उसको फिर उठा के आपको खुद 0 पे लाना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर आपको वही डिस्काउंटिंग का कंसेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा जो सबसे पहले आपने पढ़ा। उस वैल्यू मतलब वो आपके पास एक सिंगल वैल्यू बन गई है। तो आपके पास कौन सी वैल्यू बन गई है? सिंगल वैल्यू। तो सिंगल वैल्यू को 5 से उठा के 0 पे लेके आना, तो उसके लिए वो सिंगल वैल्यू वाला फार्मूला लगाएंगे। कौन सा? P इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस आर की पावर -n। वो जो 5 में वैल्यू पड़ी है ना, वो आपकी ए बन जाएगी। नहीं बात समझेगी? मतलब अगर मैं फर्ज करें 1500 का फार्मूला लगाता हूँ बच्चों, 1500 इंटू 1 - 1.0
6 की पावर -4 पावर -0.06 क्या आएगा 5197.65 5197.658 ये बात लगी। अब मेरे पास ये जो आंसर आया है ना ये फ्यूचर है बेसिकली, क्योंकि मैं तो जीरो पे खड़ा हूँ। मेरे लिए 5 साल के अंदर अगर वो आंसर आ रहा है तो वो फ्यूचर है। अब उस वैल्यू को उठा के मैंने जीरो पे लेके आना है, तो उसकी वैसे ही डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी जैसे सबसे पहले पॉइंट पे यहाँ पे पड़ा था ये वाली। ठीक है, तो इस 5157 के साथ ये वाला फैक्टर भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू 5 से उठ के जीरो पे आ गई। हाँ जी, अभी हम मुझे बता दें, ये बात समझ रही है आपको? जी सर, आ गई है। ठीक है जी। तो एनुटी में बच्चों डिफरेंट इंस्टॉलमेंट भी हो सकती हैं, सॉरी लीज में डिफरेंट इंस्टॉलमेंट भी हो सकती हैं, सेम इंस्टॉलमेंट भी हो सकती हैं, सेम इंस्टॉलमेंट एंड पे भी हो सकती हैं, सेम इंस्टॉलमेंट शुरू में भी हो सकती है। अच्छा जी, और अगर सिनेरियो ये हो कि 4 किस्तें सेम है और बाकी अगली 3 किस्तें डिफरेंट है, तो 4 किस्तों पे तो एनडी लग जाएगी, लेकिन अगली 3 किस्तों को बारी बारी डिस्काउंट करना पड़ेगा ऊपर वाले फार्मूले से। क्या ये बात समझ रही? ये रेट है जी आपका 6%। करके देखें आंसर क्या आता है। हाँ जी, आया क्या आंसर? क्या आंसर आया? 6412.85। तो बच्चों करना क्या है, पहली 4 किस्तों की तो होगी डिस्काउंटिंग। अच्छा, पहली 4 किस्तों में एडवांस में है कि एंड पे? एंड पे एडवांस में होता तो जीरो पे भी किस्त होती। ठीक है, वो नहीं है तो एंड वाला मतलब सारी किस्तें डिस्काउंट होगी। और फिर वो 1200 अलग डिस्काउंट होगा, कितने साल? 5 साल। फिर 1400 अलग डिस्काउंट होगा 6 साल। फिर 1600 अलग डिस्काउंट होगा। यहाँ तक की बात समझ लगी? ठीक है जी। तो बच्चों ये बेसिकली डिस्काउंटिंग का कंसेप्ट है जो आपने अच्छी तरह से समझना है कि लीज का टॉपिक जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्काउंटिंग कैसे यूज होगी। ठीक है जी बच्चों, ये समझ आएगी बात? अच्छा जी बच्चों, अब अगला कंसेप्ट है लीज बेसिकली होती क्या है। बच्चों लीज में बात याद रखनी है आपने, लीज बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती है। कितनी इन्वॉल्व होती है? लीज। यहाँ पे फर्स्ट करो एग्जांपल लेते हैं जी, पेप्सी कंपनी और यहाँ पे एमसीबी बैंक। पेप्सी कंपनी कहती है कि हमारे पास 10 डायरेक्टर हैं। कितने डायरेक्टर हैं? 10 डायरेक्टर हैं और हर डायरेक्टर को गाड़ी चाहिए। हर डायरेक्टर को क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए। तो गाड़ी कैश पे नहीं लेनी, मतलब गाड़ी कैश पे लेंगे। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी आती है जी 8 मिलियन की, तो 10 डायरेक्टर हैं, 80 मिलियन हमारा बैंक में फंस जाएगा, मतलब गाड़ी में फंस जाएगा सर, सीधी सी बात। 80 मिलियन आज हमें देना पड़ेगा, गाड़ियां 10 आ जाएंगी, इनको दे देंगे हम। पॉलिसी थी, डायरेक्टर से बात हुई थी कि जब भी कोई पॉइंट होगा नया डायरेक्टर हम उसको गाड़ी देंगे। यहाँ तक की बात लगी।
तो कंपनी ने कहा कि यार 80 मिलियन आज हम होंडा कंपनी को दे दें, 10 गाड़ियां आ जाएगी, इनको मिल जाएंगी, लेकिन हमारा 80 मिलियन फंस जाएगा। तो हम 80 मिलियन फंसाने की बजाय हम बात करते हैं बैंक से कि हमें वो गाड़ियां 10 गाड़ियां तुम लेके दो, लेकिन हम तुम्हें 80 मिलियन नहीं देते, हम तुम्हें थोड़े से पैसे देते हैं, बाकी थोड़े से पैसे साल बाद दे देंगे, फिर थोड़े से पैसे साल बाद दे देंगे, हम प्रॉफिट कमाते जाएंगे, साल बाद तुम्हारी किस्त देते जाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारे 80 मिलियन आज की तारीख में नहीं फंसेंगे, इनमें से कुछ पैसे बच जाएंगे, तो वो पैसे आज हम अपने ऑपरेशन में इन्वेस्ट करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, चीजें बेचेंगे, वो पैसे इन्वेस्ट हो गए, ज्यादा बन जाएंगे, उनमें से थोड़े से निकाल के तुमको दे देंगे। लॉजिक समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, एमसीबी बैंक ने अब डील करनी है होंडा के साथ। किसके साथ? होंडा के साथ। एमसीबी बैंक होंडा से गाड़ियां लेगा कैश पे, मतलब एमसीबी बैंक होंडा वालों को 80 मिलियन पूरा देगा। एमसीबी बैंक ने होंडा वालों से कैश पे गाड़ियां ली, यहां तक की बात लगी। और होंडा वालों ने वो गाड़ियां जब एमसीबी को दी होंगी तो किसके नाम पे की होंगी? एमसीबी के नाम पे। यहां तक की बात लगी। अब एमसीबी के नाम पे वो गाड़ी है, डॉक्यूमेंट एमसीबी के पास है, टाइटल एमसीबी के पास है, गाड़ियों की असल ऑनरशिप एमसीबी की है। होंडा की गाड़ियां आ जाएंगी एमसीबी के पास, और एमसीबी वो गाड़ियां पकड़ा देगा किसको? पेप्सी कंपनी। यहां तक की बात लगी। अब डील ये होगी कि भाईजान एमसीबी कहेगा कि ये गाड़ियां मैंने आपको दे दी है, आपने मुझे 5 साल की किस्तों में पैसे वापस करने हैं। कितनी किस्तों में वापस करने हैं? 5 साल। और आपने मुझे 100 मिलियन देना है इन इंस्टॉलमेंट। यहां तक की बात लगी। तो एमसी बैंक लेगा 100 मिलियन इन इंस्टॉलमेंट, और बदले में देगा 10 गाड़ियां। तो पहले साल हो सकता है 20 मिलियन देना हो, अगले साल भी 20 मिलियन, अगले साल भी 20 मिलियन, 5 सालों में 100 मिलियन पूरा करके देना है पेप्सी कंपनी ने एमसीबी बैंक में। अब मुझे सोच समझ के जवाब दें, पेप्सी कंपनी का इसमें क्या फायदा? पेप्सी कंपनी को आज 80 मिलियन देना पड़ना था, अगर वो गाड़ी लेती तो वो होंडा को देती सीधी, बीच में एमसी बैंक को निकाल देती। ऐसी है। पेप्सी कंपनी एमसीबी बैंक से क्यों बात करती? अगर 80 मिलियन कैश पे गाड़ी लेनी थी तो वो किससे बात करती? डायरेक्ट जाके होंडा से बात करती, होंडा को 80 मिलियन पकड़ाती हुई, तो पेप्सी कंपनी को गाड़ी मिल जानी थी, बीच में एमसीबी के आने की जरूरत ही नहीं। पेप्सी को फायदा ये हुआ है कि उसको 8 गाड़ियां मिल गई, 10 गाड़ियां मिल गई, और पैसे भी उसको 80 मिलियन नहीं देने पड़े, 20 मिलियन देने पड़े आज। पॉइंट समझ आए? बाकी 60 मिलियन उसका बच गए, वो कारोबार में इन्वेस्ट करेगी, साल बाद क्या होगा? प्रॉफिट। उस प्रॉफिट में से 20 मिलियन निकाल के वो और दे देगी एमसीबी बैंक को, वो पैसे बचे वो कारोबार में री इन्वेस्ट करेगी। देखो, एक तो वो बंदा होता है ना बेवकूफ, जो पैसे पकड़ के तिजोरी में रखता है, जो बंदा पैसे पकड़ के तिजोरी में रखता है और समझता मैं किस्तों में गाड़ियां लूंगा तो मुझे फायदा होगा, वो तो बेवकूफ है। क्योंकि 80 मिलियन अगर आज उसके पास आज तिजोरी में पड़ा है, उसमें से 20 मिलियन निकाल के दे दिया, बाकी 60 पड़ा हुआ तिजोरी में, तो साल बाद में 60 ही रहेगा। पॉइंट समझ आ रहा है नहीं आ रहा? लेकिन वही पैसा किसी बंदे ने कारोबार में लगाया हुआ है, तो आज अगर उसके पास 60 है, उसने कारोबार में लगाया, तो साल बाद 60 नहीं होगा, तो साल बाद हो सकता है 90 हो जाए। समझ लगी? तो 60 मिलियन साल बाद 90 हो गया, उसमें से 20 मिलियन निकालना आसान है, तो असल में तो उसका पैसा नेट बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। लेकिन वो बंदा जिसने तिजोरी में पैसे रखे हुए हैं, साल बाद वहां से किस्त निकाल रहा है, वो उस बंदे के लिए नुकसान है। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि ये तो 60 से 90 पे बना लेगा, वो बंदा 60 साल के शुरू में था तो 60 ही साल के एंड में था, उसको कोई फायदा नहीं होगा। तो पेप्सी कंपनी को ये फायदा हुआ कि पहले दिन उसका 80 मिलियन नहीं लगा, उसका 20 मिलियन लगा, गाड़ियां भी आ गई, और गुजारा भी हो रहा है, 60 मिलियन बच गया, उसने कारोबार में इन्वेस्ट किया, ग्रो हुआ, चीजें बनाई, बेची, प्रॉफिट कमाया, फिर चीजें बनाई, फिर बेची, फिर प्रॉफिट कमाया। तो साहब ने फर्ज करो 12 दफा चीजें बना के बेची उसने, तो 12 दफा उसने प्रॉफिट कमाया। मतलब एक महीने में चीज बन जाती है ना,
1 जनवरी को प्रोडक्शन शुरू की, 31 जनवरी तक उसने माल बना के बेचा, तो 1 महीना लग गया उस 60 मिलियन को इन्वेस्ट करने में। फिर वो अगले महीने इन्वेस्ट हुआ, फिर अगले महीने इन्वेस्ट हुआ, तो साल में 12 दफा चीजें बना बना के बेची, तो 60 मिलियन ग्रो करता रहेगा। यहां तक की बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो साल बाद उसके लिए उस में से 20 मिलियन देना कोई मसला। अब बैंक को इसमें क्या फायदा? बैंक को फायदा यह है कि उसने 80 मिलियन का खर्चा किया, उसको 100 मिलियन मिल गई, 20 मिलियन उसका भी बच गई, उसको वो कहेगा वो इंटरेस्ट इनकम। ऐसी है ना? जी सर। देखो ना, 100 मिलियन उसकी कमाई हुई है, 80 मिलियन उसका खर्चा हुआ है, तो उसका प्रॉफिट कितना है? 20 मिलियन। हाँ, वो उस 20 मिलियन को प्रॉफिट नहीं कहेगा, वो उसको इंटरेस्ट कहेगा, क्योंकि ये टाइम का ताल्लुक है उसके साथ। यहां तक की बात समझ लगी? बैंक का भी इसमें फायदा है। और होंडा वो तो वैसे ही कैश में चीजें बेच रही है। तो ये बेसिकली असल कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हो रहा है? असल कॉन्ट्रैक्ट हो किसका रहा है? कौन सी दो पार्टियां हैं जो बीच में इन्वॉल्व है? पेप्सी और एमसीबी। होंडा तो पहले दिन ही फारग हो गई। होंडा को पहले दिन पैसे मिल गए, उसने गाड़ियां दी साइड पे। अब 5 साल इनका आपस में क्या चलता है, उसका होंडा से क्या लेने देना? यहां तक की बात समझ। ये पेप्सी कंपनी है जिसने गाड़ियां ली हैं, ये बन जाएगा लेसी। इसको क्या कहेंगे? लेसी। और ये जो बैंक है जिसने गाड़ियां दी हैं, ये कहलाएगा लेसर। यहां तक की बात समझ गई बच्चों? अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। लीज इज ए कॉन्ट्रैक्ट दैट कन्वेज राइट टू यूज एन एसेट। मतलब गाड़ियां इस्तेमाल कर सकते हैं आप। क्या मतलब है? अगर आपने पैसे नहीं दिए तो वो गाड़ियां वापस ले लेंगे। क्यों? गाड़ी किसके नाम पे? बैंक के नाम पे। अगर पहली किस्त दी, दूसरी किस्त दी, तीसरी किस्त नहीं दी, तो वो आके गाड़ी उठा के ले लेंगे। इसका मतलब उसने गाड़ियां ट्रांसफर नहीं की, गाड़ियों को इस्तेमाल करने का हक दिया है, राइट टू यूज, ऑनरशिप नहीं दी। लॉजिक समझ आ रही है कि नहीं आ रही? एमसी बैंक ने ऑनरशिप अपने पास रखी हुई है और आपको एक लाइसेंस दे दिया है। मतलब वो आपके पास डॉक्यूमेंट, पुलिस वाला गाड़ी रोक लेता, भाईजान हाँ जी गाड़ी के कागजात लेके आए, तो कागजात तो इसके पास नहीं होंगे, गाड़ी के कागज तो एमसी बैंक के पास है। तो एमसी बैंक ने क्या किया होगा, एक स्टाम्प पेपर पर लिख के दिया होगा कि ये गाड़ी गाड़ी एमसीबी बैंक की मलकियत है, ये मिस्टर फलां है, इस बंदे को हमने इख्तियार दिया है कि ये गाड़ी चला ले। पॉइंट समझ आएगा नहीं आया? तो जब पुलिस वाला कहेगा या ट्रैफिक वार्डन कहेगा भाईजान कागजात दिखाओ, तो वो जब स्टाम्प पेपर दिखाएगा तो पुलिस वाला ये नहीं कहेगा यार कि ये कागज वाओ गड्डी दे, वो कहेगा भाईजान स्टाम्प पेपर ध्यान में पढ़ लो। ठीक है? इसका मतलब है वो जो स्टाम्प पेपर होगा वो एक लीगल, बेसिकली लीगल डॉक्यूमेंट होगा जिसको पुलिस मानती हो, पुलिस उसको फाड़ के फेंक नहीं सकती। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वो डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा होगा कि ये वो बंदा है जिसको इख्तियार दिया है बैंक ने कि ये उसके बिहाफ पे गाड़ी चला सकता। ठीक है? उसको अगर कोई इतराज होगा कि नहीं नहीं मेरे भाईजान गड्डी दे कागज ही चाहिए, जैसे होंडा कंपनी देते थे, फिर उसको कहा जाएगा फलां सी बैंक में चले गए, फलां वहां पे बैंक मैनेजर साहब है, उनसे जाके मिल लें, उनके पास गाड़ी के डॉक्यूमेंट पड़े हुए। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा बराबर, राइट टू यूज का कंसेप्ट समझ आ गया? फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन, फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, वो 5 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, 15 साल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी सर्कमस्टांसेस, इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन। और कंसिडरेशन क्या है जी? 20 मिलियन की 5 किस्तें हैं। मतलब कंसिडरेशन इकट्ठी नहीं होगी, किस्तों में होगी। पॉइंट समझ लगे? एमसीबी बैंक ने पेप्सी कंपनी को राइट टू यूज दिया है मुफ्त में, इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन। और कंसिडरेशन इकट्ठी नहीं है, किस्तों में। लॉजिक समझ आ गई? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी प्लांट के ऊपर मशीनरी व्हीकल वगैरह, मतलब गाड़ियां भी आप कर सकते हैं, किस्तों में दे सकते हैं। प्रॉपर्टी भी हो सकती है, प्लांट भी हो सकता है, इक्विपमेंट भी हो सकता है, मशीनरी भी हो सकती है, व्हीकल कुछ भी हो सकता है, फर्नीचर भी किस्तों में हो सकता है। इवन कि आपने तो देखा होगा मोबाइल भी किस्तों में मिलते हैं। ऐसी है ना? देयर आर टू पार्टीज इन्वॉल्व इन द लीज कॉन्ट्रैक्ट, लेसर एंड लेसी।
एन एंटिटी दैट प्रोवाइड्स द राइट ऑफ यूज, जो राइट ऑफ यूज देती है वो कौन है? लेसर। एन एंटिटी दैट obtains द राइट टू यूज, जिसको वो राइट मिलता है वो कौन है? लेसर। यहां तक की बात सुन लगी बच्चों? अच्छा जी। अब एक सवाल करते हैं नन्ना मुन्ना साहब, जिससे बातें मजीद क्लियर हो जाएंगी। वो कहता है जी, ऑन यकम जनवरी 2020 ए कंपनी obtains a small bottling plant from a leasing company under a lease. The cash price of the machine was 7710. अगर आज अभी इसी वक्त हमारे पास पैसे होते तो हम कैश पे वो मशीन ले लेते तो कितने की मिलती? 7,710 रुपए की मशीन मिल जाती है। मसला ये है कि हम 7,710 हाथ से लगाना नहीं चाहते। While the amount to be paid was 10,000, हम किस्तों में पैसे दे देंगे, कितने देंगे? तो जितने पैसे 7,710 से ऊपर हैं जो पे कर रहे हैं वो क्या है? वो इंटरेस्ट। वो टाइम की वजह से है ना, पैसे इकट्ठे नहीं दे पा रहे, फ्यूचर में देंगे, जो जितना टाइम गुजरता जाएगा उसके साथ सूद बढ़ता जाएगा। तो कितना सूद है इसमें? हम्म 2790। The agreement required the immediate payment of 2,000 deposit, with the balance being settled in 4 equal installments. मतलब क्या है कि एक किस्त एडवांस में जमा करानी है और बाकी 4 किस्तें बाद में जमा करानी। क्या ये अंग्रेजी पढ़ के आपको ये बात समझ आ रही है? इमीडिएट पेमेंट मतलब एक किस्त जीरो पे है। तो बच्चों ध्यान से अपना सवाल पढ़ना करना है, क्योंकि फार्मूला आपका गलत हो सकता है अगर आपको बात समझ ना आए। याद आया कि नहीं आया? तो फार्मूला कौन सा लगाना है वो आप अंग्रेजी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि फार्मूला लगना कौन सा है। क्या 5 किस्तों की डिस्काउंटिंग होनी है? 4 किस्तों की डिस्काउंटिंग होनी है, एक किस्त ऑलरेडी जीरो पे पड़ेगी। लॉजिक समझ आई? द चार्ज फॉर 2290 रिप्रेजेंट इंटरेस्ट एट 15% पर एनम। उसने रेट बता दिया है कि जो 2290 आपने निकाला है ना इंटरेस्ट, इसके ऊपर अगर रेट निकाले तो 15% बनता है। कितने परसेंट बनता है वो बोलो तो सही। उसने खुद ही बता दिया, आपको निकालने की जरूरत नहीं। ओके। Calculated on the remaining balance of liability during each accounting period. The depreciation of plant is to provided at for the rate of 20% per annum on straight line basis, assuming a residual value of nil. मतलब वो कहता है 5 साल बाद मशीन की रेजिडुअल वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ओनरशिप ऑफ एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी ट्रांसफर टू लेसी एट द एंड ऑफ लीज टर्म। क्या मतलब है? जब लीज टर्म खत्म होगी तो ओनरशिप उसको देगी, जैसे गाड़ियों के साथ होता है। 5 साल बाद जब लीज के सारे पैसे दे देगा, पेप्सी कंपनी दे देगी, तो वो टाइटल किसको दे देगा? वो जो डॉक्यूमेंट है ऑनरशिप वाले, वो एमसी बैंक आखिरी किस्त के मिलने के बाद किसको पकड़ा देगा? पेप्सी कंपनी। ये लो जी टाइटल भी तुम्हारे पास। क्या ये पॉइंट समझ लगे जी? तो ये बात बच्चों को लिखी हुई है। क्या? ओनरशिप ऑफ एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी ट्रांसफर टू लेसी एट द एंड ऑफ लीज टर्म। शुद्ध। अब वो क्या कहते हैं? कैलकुलेट लीज पेमेंट एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। अच्छा, लीज पेमेंट लेता है और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट लेता है, इसका मतलब है लीज पेमेंट में प्रेजेंट वैल्यू नहीं शामिल। नहीं बात लगी? लीज पेमेंट लेता और प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट लेता, अगर ये दो डिफरेंट चीजें लेता लेता लिखी हुई हैं, इसका मतलब ये दोनों सेम नहीं हो सकते। तो प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट तो समझ आती है कि प्रेजेंट वैल्यू निकालो, तो फिर लीज पेमेंट का मतलब होगा कि ये प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, ये वैसी टोटल अमाउंट। तो मुझे को बता सकता है लीज पेमेंट की टोटल अमाउंट कितनी है? 10,000 ही होगी, सीधी सी बात है। टोटल किस्त सिंपल जमा करनी है आप, तो लीज पेमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 10,000। अब अगला सवाल ये है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट निकाल। निकाले जरा शाबाश। हाँ जी निकला जी। क्या आंसर आया जी? 7,7
ये है लीज पेमेंट। जब आपसे पूछ जाएंगे बच्चे 2000 की किस्त है, ऐसे ही ना, और टोटल किस्तें कितनी है 5, तो 10,000 लीज पेमेंट आ गई। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट क्या आएगी बच्चे, 2000 इंटू 1 माइनस 1.15 की पावर -4। -4 क्यों? क्योंकि एक के 0 पे उसकी डिस्काउंटिंग नहीं करनी, बाकी 4 की डिस्काउंटिंग करनी। उसकी डिस्काउंटिंग करके उसको जमा करेंगे तो 7710 आ जाएगा आंसर। ये 7710 ही उसने बताया था यहाँ। समझ लगी बात? मतलब यही तो वो पैसे थे जो आज हमारे पास होते, हम उसको देते तो हमें कैश पे मशीन मिल जाए। तो जब इसका मतलब है जब आप बैंक को वो पैसे देंगे, उसमें से अगर सूद निकाल दें तो उतने ही पैसे बनते हैं जो मशीन की टोटल कॉस्ट। लॉजिक समझ आएगी नहीं? तो 10,000 में सूद है, 7710 में सूद नहीं है। तो 7710 में सूद शामिल किया है तो 10,000 बना है। तो बेसिकली ये फार्मूला कर क्या रहा है, उस 10,000 में से जो सूद है वो निकाल रहा है। इस फार्मूले का कमाल क्या है कि किस्तों में से सूद निकाला है। हजम शुद्ध? ठीक है जी। अच्छा, अब बच्चों पहली रिक्वायरमेंट सबको समझ आ गई। जब भी आज के बाद कहा जाएगा कि लीज पेमेंट निकालो तो क्या मतलब होगा, टोटल अमाउंट जो आपने पे करना उसमें सूद भी शामिल होगा। और जब कहा जाएगा प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट निकालो, फिर उस पर फार्मूला लगाएंगे, डिस्काउंटिंग करेंगे, जो आंसर आएगा वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट होगी। उसका मकसद क्या है कि जो लीज पेमेंट है उसमें से सूद निकालो। ठीक हो गया जी? अब अगला पॉइंट, प्रिपेयर जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेसी फॉर द ईयर 31 नवंबर 2020, 31 नवंबर 2021। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनिए बच्चों। पहले दिन लेसी कौन होता है भला? लेसी कौन होता है? जिसको एसेट मिलता है इस्तेमाल करने के लिए। तो क्या एसेट इसको मिल गया है कि 5 साल बाद मिलेगा? बोलो 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 बोलो। एसेट उसको मिल गया ना, तो पहले दिन तो एंट्री वो करेगा ना एसेट डेबिट, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। लेकिन क्या कैश क्रेडिट करेगा? कैश तो नहीं दिया उसने। बोलो 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 बोलो। हाँ? हाँ, वो जो 2000 दिए वो तो क्रेडिट होगा, लेकिन बाकी तो नहीं ना दिया। बाकी फिर क्या क्रेडिट होगा? सोचो। सोचो 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 सोचो। हाँ जी। है और भी उसने पूछ लिया, एंट्री पास करें, कुछ डेबिट क्रेडिट तो करना पड़ेगा ना। क्या डेबिट करें क्या क्रेडिट करें बच्चों? सबसे पहले याद रखिएगा, हमें मशीन की जगह पे नाम एक नया लिखना पड़ेगा, राइट टू यूज। क्योंकि मशीन के डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है। बात समझेगी ना? मशीन के डॉक्यूमेंट हमें आने हैं एंड पे मिलने, ऑनरशिप एट द एंड में। तो यहाँ पे एक ट्विस्ट है, मशीन फिजिकली हमारे पास आ गई है, ठीक है, लेकिन उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करेंगे, राइट टू यूज। ठीक हो गया? और दूसरा हम पेबल को क्रेडिट करेंगे, लेकिन पेबल का भी यहाँ पे एक यूनिक नेम है, उसका नाम क्या रखेंगे, लीज लायबिलिटी। ये सादा पेबल नहीं है, ये डिफरेंट तरह का पेबल है, इसलिए इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, लीज लायबिलिटी। ये आंसर समझ आ गया सबको? अच्छा जी। उसके बाद बच्चों याद रखिएगा कि पहले दिन आपके मुताबिक पेमेंट कर दी थी ना, तो ये कम जमीन पे और एंट्री करें क्या, लीज लायबिलिटी डेबिट
कैश कराएंगे। आपके सर पे लाइबिलिटी चढ़ी 7,710, लेकिन आपने पैसे दे दिए ना उसी वक्त, तो लाइबिलिटी आपकी पहले दिन ही कम होगी। तो लीज लाइबिलिटी डेबिट और कैश क्रेडिट, ये दोनों एंट्री सेम डेट पे होनी है। क्या यहाँ तक की बात समझ लगी? क्या नहीं समझ लगी? अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे कंसेप्ट आपने याद रखना है समझने की। आपके दिमाग में एक बात होगी कि सर जी हमारे सर पे लाइबिलिटी 7,710 की तो नहीं होनी चाहिए, हमारे सर पे लाइबिलिटी 10,000 की होनी चाहिए, हमें तो 10,000 देना ना। जी सर। तो हम क्यों 7,710 लिख रहे हैं? उसको समझते हैं कि 7,710 क्यों है। देखो वो जो 10,000 है ना, उसमें सूद शामिल है। जो 10,000 अमाउंट आ रही है ना, उसमें क्या शामिल है? सूद। और सूद का ताल्लुक होता है टाइम से, तो टाइम तो भी गुजरा ही नहीं। क्या ये बात समझे? हमारे सर पे कर्जा 10,000 का ही है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन आज अभी इसी वक्त 9 बजे डील हुई है हमारी उस बंदे के साथ। 9:30 बजे मैं किसी दोस्त ने फोन किया, यार कितने? मैं यार एक ऐसे कंपनी, लीजिंग कंपनी से आया, तो मैं मशीन ले रहा है। अच्छा, चल को मसला मुझसे आ रहा है 10। आप कहते हैं मसला तो कोई नहीं है, लेकिन तेरे को पैसे आने? कहना हाँ पैसे आने, 10 कितने चाहिए तेने? यार मुझे 7,710 रुपये चाहिए। तो कहना मैं हुणी आया 15 मिनट। पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? 9 बजे आपकी उसके साथ डील हो गई, 9:30 बजे वो ये पैसे लेके आ गया। आप कहते हो आज अभी इसी वक्त हम ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहते हैं, तो क्या आप उसको 10,000 दोगे? कितने पैसे दोगे? 7,710 रुपये दोगे। वो क्योंकि यार मशीन कितने दिए? 7,710। ये यहाँ पे आप बहुत सारी दुकानें देखते हैं जो कैश पे भी चीजें बेचती हैं, किस्तों में भी बेचती है। आप गए, आपके पास पैसे नहीं थे, आपने किस्तों वाली डील कर ली उसके साथ, आपके दोस्त का फोन आया यार मैं आ रहा है 5 मिनट, तो आप क्या करोगे? उसको बाकी के पैसे भी देके जान छुड़ाओगे, सूद से बचोगे, और चीज लेके कैश पे घर आ जाओगे। लॉजिक समझ आ रही है नहीं आ रही? इसका मतलब है आज आप उसको 10,000 देंगे तो जान छूटेगी नहीं, 7,710 रुपये देंगे तो जान छूटेगी। तो असल में कर्जा आज की तारीख में आपके सर पे कितना है? 7,710, 10,000 नहीं है। वो 10,000 का कर्जा बन जाएगा कब? जब वक्त गुजरेगा। अब वक्त तो गुजरा ही नहीं, आप उसी वक्त आधे घंटे में उसको कहते हैं पहले बाकी पैसे ही फट, तो हिसाब क्लियर कर। तो इसलिए आपके सर पे लाइबिलिटी 10,000 नहीं। 10,000 लाइबिलिटी लिखने का मतलब यह है कि आप अपने दोस्त को बुलाएंगे आधे घंटे बाद, वो 10,000 लेके आएगा तो जान छूटेगी। ऐसे तो नहीं है ना? अगर 7,710 दे के जान छूट सकती है, तो लाइबिलिटी आपके सर पे फिर इस वक्त 7,000 की है, 10,000 की नहीं। क्या ये लॉजिक समझ सकते? अच्छा, अब बच्चों अगला पॉइंट है, यहां पे हम एक टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टेबल। उसका नाम होगा फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल। सूद की कैलकुलेशन समझने के लिए हमें टेबल बनाना है। इस टेबल का नाम क्या है? फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल। इसके 5 कॉलम बनेंगे। कितने कॉलम बनेंगे? इसके 5 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम होगा डेट का, दूसरा कॉलम होगा इंस्टॉलमेंट का, तीसरा कॉलम होगा इंटरेस्ट का, चौथा कॉलम होगा प्रिंसिपल रीपेमेंट का, और पांचवा कॉलम होगा बैलेंस का। ठीक हो गया जी? अच्छा, अब बच्चों आपका टेबल याद रखना उसी दिन से शुरू होगा जिस दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ये बात याद रखनी। इस टेबल का ताल्लुक आपके अकाउंटिंग ईयर के साथ नहीं है। आपका अकाउंटिंग ईयर कुछ भी हो सकता है, जनवरी भी हो सकता है, जुलाई भी हो सकता है, सितंबर भी हो सकता है, अगस्त भी हो सकता है, मार्च भी हो सकता है। लेकिन इस टेबल का ताल्लुक अकाउंटिंग के साथ बिल्कुल भी
नहीं है। इस टेबल का ताल्लुक आपके लीज के कॉन्ट्रैक्ट के साथ। इस टेबल में डेट वही डलेगी जिस दिन आपने पेमेंट करनी हो। तो पेमेंट का ताल्लुक उस बंदे के साथ है कि आपके अकाउंटिंग के साथ है? उस बंदे के साथ। वो बताएगा भाईजान कब कब पेमेंट करनी है आप। नहीं समझेगी? तो इस टेबल का ताल्लुक किसके साथ है? कॉन्ट्रैक्ट की डेट के साथ है कि कॉन्ट्रैक्ट किस दिन हुआ है। अकाउंटिंग ईयर के साथ नहीं। ये बात याद है। यकम जनवरी 2020 मैंने लिखा है इसलिए कि हमारा अकाउंटिंग ईयर यकम जनवरी से शुरू हो रहा है। नहीं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट यकम जनवरी को। यहाँ तक ये बात सुन लगी बच्चों? अच्छा, यकम जनवरी 2020 हमने डेट डाली। उस दिन हमारे सर पे कर्जा कितना है? 7710 आउटस्टैंडिंग बैलेंस। फिर उसी दिन हमने यकम जनवरी वाले दिन उसको 2000 दे भी दिए, पहली पेमेंट। तो पहली पेमेंट हमने दी 2000 की। क्या उसके अंदर कोई सूद है? कोई सूद नहीं, क्योंकि पहले दिन ही पे कर। तो वो पेमेंट सीधी सीधी हमारे उस बैलेंस को कम करते। तो हमारा बैलेंस रह जाएगा 5710। यहां तक की बात समझ लगी? नहीं समझ लगी? अब ये 5710 यकम जनवरी को आपके सर पे कर्जा था। जब अब 31 दिसंबर में पहुंचेंगे ना, इस 5710 के ऊपर सूद लगेगा। ये है ना बेसिकली जिसमें सूद लगेगा। 7000 रुपये नहीं लगेगा सूद। क्यों बोला? क्योंकि 2000 तो पहले दिन दे दिया ना। तो बाकी का जो आउटस्टैंडिंग कर्जा है सूद उस पर लगेगा। कितना लगेगा? नहीं, 5710 है, उसका लें 15%, 856.5। क्या ये बात से कुछ समझ आ गई? अच्छा, रिसर्व को क्लियर हो गया? अच्छा, साल बाद आपने 2000 ही देना है, क्योंकि आपके साथ उसको तय ये हुआ था 2-2000 करके आपने पैसे देने 10,000। साल बाद आपने 2000 ही देना है ना? अच्छा, उस 2000 में जब आप 2000 जाके उसको देंगे ना, सबसे पहले वो सूद साइड पे करेगा। ऐसी है ना? जी सर। आपने साल बाद जाके 2000 उसको देना है। वो कहेगा भाईजान इस 2000 में से 856 तो है आपका सूद, वो करो साइड पे। बाकी के जो बचेंगे ना वो आपके लोन में से कम करेगा। लॉजिक समझ आएगी नहीं? तो 2000 में से वो जो 856 माइनस करें, बाकी पीछे बचेगा 1143। वो आपकी ओरिजिनल लोन में से कम हो जाएगा, तो आपका बाकी का कर्जा रह जाएगा 4566। क्या ये लॉजिक समझ नहीं सकते? जी सर। फिर अगले साल ऐसा होगा, फिर अगले साल, फिर अगले साल। सारी चीजें नोट कर लो। अली हो गया? जी सर। अच्छा जी, ये सारी किस्तें आपने नोट कर ली बच्चों? तो अब जरा देखें कि पहले कॉलम का टोटल वही आएगा जो लीज पेमेंट का टोटल, इसमें सूद शामिल है। दूसरे कॉलम का जो टोटल है वो टोटल इंटरेस्ट होगा ओवर द कॉन्ट्रैक्ट। तीसरे कॉलम का जो टोटल है वो आपकी लीज पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू का टोटल। तो चौथा कॉलम तो बैलेंस है ना, वो टोटल थोड़ी है, वो तो अल्टीमेट एंड पे आगे जीरो है। ये टेबल याद रहेगा आपको? पहले कॉलम का टोटल लीज पेमेंट की वैल्यू, दूसरे कॉलम का टोटल इंटरेस्ट की वैल्यू, तीसरे कॉलम का टोटल प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट की वैल्यू, और चौथे कॉलम का टोटल की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो बैलेंस है, वो तो रिमेनिंग फिगर है जो कि अल्टीमेटली जीरो हो जाएगी। यहां तक की बात सुनेगी? ये टेबल हमने क्यों बनाया? उसने तो नहीं मांगा था टेबल। टेबल हमने क्यों बनाया बच्चों? उसने हमसे मांगी थी एंट्रीज। क्या मांगी थी? तो उन एंट्रीज में 31 दिसंबर भी तो होना है ना। हमने सिर्फ एक एंट्री पास की, दो एंट्री पास की, ये कम जनवरी वाली। साल गुजरेगा तो साल के एंड पे एक और काम भी तो होना है। आपने अगली पेमेंट भी तो करनी है।
यहाँ तक की बात समझ लगी? अच्छा जी, देखो अगली पेमेंट आपने कब करनी है? 31 दिसंबर 2020 वाले दिन पे। तो बच्चे जब आपने अगली पेमेंट करनी है ना, तो अगली पेमेंट आपने 2000 की करनी है। कैश कितना जाएगा? 2000। लेकिन क्या आपका कर्जा 2000 से कम होगा? नहीं सर, आपका कर्जा कम होगा 1143 से। बाकी का सूद है। लॉजिक समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो 31 दिसंबर वाली एंट्री करने के लिए ये टेबल जरूरी था। ये टेबल हमने क्यों बुलाया, ये बात समझ लगी सबको कि नहीं? अगली एंट्री हो नहीं सकती जब तक ये टेबल ना हो, क्योंकि सूद कितना है आपको पता नहीं चलना टेबल के बगैर। तो बच्चों 31 दिसंबर को जो अगली एंट्री होनी है, वो क्या एंट्री होनी है? लीज लाइबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। ये एंट्री होगी ही उस वक्त जब आप ये टेबल बना रहे हैं। अब लॉजिक समझ रही है इस टेबल की? इसे टेबल तो मांगा नहीं था, क्यों बनाया आपने? क्लियर हो गया? अब अगला पॉइंट, बच्चों क्या ये एसेट हमारे पास ही रहेगा या ये वापस चला जाएगा? हाँ जी, सारा सवाल पढ़ लें, गौर से देखो, मुझे बताएं क्या ये एसेट हमारे पास ही रहेगा या ये लेसर वापस ले जाए? हमारे पास ही रहेगी। इस एसेट की लाइफ कितनी है? 5 साल है। कैसे पता लगा? 20% रेट है और स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो सीधी सी बात है, उसकी 5 साल की जिंदगी है, कॉन्ट्रैक्ट की 5 साल का है। तो जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा एसेट भी खत्म हो रहेगा। तो ये एसेट कभी लेसर के पास वापस जा ही नहीं पाएगा, और ऑनरशिप एंड पे हमें मिल जानी है। तो इसका मतलब है ऐसा एसेट जो हमें मिल गया है, जो है तो किस्तों पे, लेकिन अल्टीमेटली हमारे पास ही रह जाएगा, उसकी डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे या लेसर चार्ज करेंगे? सोचो 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 सोचो। हम चार्ज करें। क्या ये पॉइंट्स हो रहा है? यूज कौन कर रहा है? हम। तो यूज की वजह से उसकी वैल्यू में कमी आ रही है, तो डेप्रिसिएशन फिर वो चार्ज करेंगे? नहीं, डेप्रिसिएशन भी हम ही चार्ज करें। लॉजिक समझ आई? लॉ की नजर में एसेट उसका है, लेकिन अकाउंटिंग की नजर में एसेट हमारा है। इसी को कहते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। याद है कुछ कुछ? एक कंसेप्ट है अकाउंटिंग के अंदर, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, कि लीगल फॉर्म नहीं देखी जाएगी कि लीगल लॉ क्या कहता है, अकाउंटिंग देखी जाएगी कि अकाउंटिंग के हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या कह रही है। इकोनॉमिक्स कह रही है कि यूज कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। अकाउंटिंग के हिसाब से प्रॉपर्टी हमारी। पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, तो बच्चे चूंकि हम यूज कर रहे हैं, तो फिर डेप्रिसिएशन भी हम ही चार्ज करेंगे। तो अब इसको किस वैल्यू को किस पे डिवाइड करना है? ये मशीन कितने की थी? अब आपके दिमाग में आएगा सर मशीन तो 10,000 की थी। क्या मशीन 10,000 की थी? नहीं। कितने की थी? 7,000। आज अगर कैश पे लेते तो कितने की पड़ती? 7,000। तो 7,710 की ही मशीन। पॉइंट समझ आया? आप कहेंगे सर जी नहीं सर, वो सूद तो शामिल होता है एसेट में, IS 23 कहता था। याद करो, क्या सूद एसेट में शामिल हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। किसने कहा है? IS 23 ने कहा है। हाँ, वो क्वालिफाइंग एसेट है। सूद एसेट में शामिल हो सकता है, लेकिन उसकी शर्त है। शर्त क्या है? कि वो क्वालिफाइंग एसेट होना चाहिए। और क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है? ऐसा एसेट जिसको बनाने में 6 महीने लगे। तो क्या ये मशीन पहले दिन से अवेलेबल फॉर यूज है या इसको 6 महीने लगेंगे? ये पहले दिन से अवेलेबल फॉर यूज है, तो ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। अगर ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है तो इसमें सूद शामिल नहीं हो सकता। क्या ये पॉइंट सबको समझ आ गया? तो एसेट की कॉस्ट है 7710, उसको 5 पे डिवाइड करेंगे, डेप्रिसिएशन आ जाएगी। करे जरा। 15 तो मुझे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये एंट्री भी हो जाएगी हमारी 31 दिसंबर वाले दिन। क्या ये पॉइंट सबको समझ आ गया? तो 2020 की एंट्री बच्चों पूरी हो गई।
2020 में टोटल कितनी एंट्री हुई है? कितनी एंट्री हुई है मशीन को तो डेबिट किया नहीं, अब ये रजिस्ट्रेशन इसकी जांच कर रहे हैं। यार? ये राइट ऑफ यूज डेबिट नहीं किया, ये राइट ऑफ यूज मशीन ही तो है। ये क्या है? एसेट है ना? ये क्या है? मतलब एक्सपेंस तो नहीं है? फिर सर जी ओनरशिप कभी भी ट्रांसफर ही ना हो, तो लीज पर ली है वो तो पहले दिन बात बता दी गई है ना, मैं वैसा तो वो वैसे बता दी जाएगी ना। क्या बताया उसने? ओनरशिप ट्रांसफर हो गया। तो हम इस assumption पे चल रहे हैं, बाकी लड़ाई बाद में देखेंगे। यहाँ तक की बात लगी। जी सर। ये मशीन ही, ये राइट ऑफ यूज जो लिखा हुआ है बेसिकली क्या है? ये मशीन ही तो है। या तो आप कहते हैं सर ये तो एक्सपेंस है, इसी मशीन को तो हम डेप्रिशिएट कर रहे हैं। तो बात समझ लगी थी? जी सर। तो तो बच्चों इस मशीन में सूद शामिल क्यों नहीं हुआ? क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। उस लीज लायबिलिटी में सूद शामिल क्यों नहीं हुआ? मतलब यहाँ पे आप 10,000 लिख सकते थे। हाँ, अभी टाइम गुजरा नहीं है, ठीक है। उसमें सूद शामिल ना होने की अपनी वजह है, और उसमें सूद शामिल ना होने की अपनी वजह। जी सर। यहाँ तक की बात समझ लगी बच्चों? तो बच्चों अगला पॉइंट ये है कि जब 2021 आएगा, क्या आएगा? 2021 आएगा, तो 2021 के शुरू में तो राइट टू यूज की एंट्री को नहीं ना होनी। मशीन एक दफा लेनी थी, ले ली, हर साल तो ये एंट्री नहीं ना होनी। तो यकम जनवरी 2021 को ये एंट्री नहीं होनी। यहाँ तक ये समझ की बात। और यकम जनवरी 2021 को ये वाली एंट्री भी नहीं होनी, क्योंकि पैसे अब एंड पे देने हैं, साल के शुरू में नहीं देने। अब 31 दिसंबर 21 को जाके एंट्री होनी है। क्या ये बात समझ लगी? 31 दिसंबर 2021 वाले दिन बच्चों कितने पैसे देने हैं हमने बैंक उसको, कंपनी को? उसमें से कितना इंटरेस्ट है और कितनी लाइबिलिटी है? 685 आपका इंटरेस्ट है और 1315 आपकी लीज लाइबिलिटी। क्या एंट्री करेंगे? लीज लीज लाइबिलिटी डेबिट कितने से? 1315 और इंटरेस्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 685 से, और कैश क्रेडिट कितने से? तो ये बात समझ लगी। जी सर। उस दिन एक और एंट्री क्यों नहीं है? डेप्रिसिएशन की। ठीक है जी। कितनी? 1542। हाँ नहीं लिखा जी। यहाँ तक की बात समझ लगी नहीं? अच्छा, अब बच्चों तीसरा पढ़ो, उसने क्या मांगा? प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट बनानी है 21 की, और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इंक्लूडिंग कंपैरेटिव। कंपैरेटिव का मतलब है 2020 भी आएगा।
ऐसी है ना। चलो जी, अब हम पहले एसओसीए बनाते हैं बच्चों। एसओसीए में सबसे पहले आएगा आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस और फिर आएगी डेप्रिसिएशन। तो 20 का इंटरेस्ट और 21 का इंटरेस्ट आपको पता है, वो टेबल से आपको नजर आ रहेगा, और डेप्रिसिएशन भी आपने निकालनी हुई है। इधर एसओसीए नोट कर ले शाबाश। अच्छा जी, अब उसके बाद बच्चों बैलेंस शीट बनानी है हमने। बैलेंस शीट में सबसे पहले तो एसेट आएगा ना, जी सर। राइट टू यूज, आगे लिखेंगे डैश मशीन और माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये तो वही है जो आपने एफआर 1 में और इंटर में पढ़ा हुआ। क्लियर? जी सर। जी सर। लेकिन इक्विटी लायबिलिटी में बच्चों याद रखिएगा, लीज लायबिलिटी के दो टुकड़े हुआ करेंगे। जी सर। एक वो टुकड़ा जो अगले साल पे करना है, और एक वो टुकड़ा जो अगले साल के बाद पे करना, करंट और नॉन करंट लायबिलिटी। आपने बोरिंग कॉस्ट में पढ़ा था अगर आपको याद। जी सर। ठीक हो गया। अब पहले 2020 की बात करते हैं। 2020 के एंड पे बच्चों आपके सर पे टोटल कर्जा इतना था, कितना था 456, 2020 के एंड पे। यहां तक की बात सुन। इस टोटल कर्जे के दो टोटे होने, कौन कौन से? इस 4566 में से करंट लायबिलिटी ये है जो अगले साल पे हो जानी है, और नॉन करंट लायबिलिटी ये है। इन दोनों को जमा करके तो 4566 ही बनता है। जी सर। जी सर। और समझ लगी बात की? जी सर। नहीं समझ लगी? हाँ, तो बच्चों जरा देख लो, ये लिखा हुआ नॉन करंट लायबिलिटी 3251 और करंट लायबिलिटी है 1315। क्या ये बात सबको समझ आई? और 2021 के एंड पे अगर हम खड़े हैं तो 2021 के एंड में टोटल कर्जा हमारा इतना है 3251, ऐसे ही जी सर। उसमें से 1512 अगले साल पे हो जाना है, तो करंट लायबिलिटी है। और उसके नीचे 1739 या उसके दाएं तरफ 1739, दोनों सेम लिखा हुआ, जी सर। ये नॉन करंट लायबिलिटी। तो 3251 इकट्ठा नहीं लिखेंगे, उसके दो टुकड़े करें, जी सर। करंट और नॉन करंट पोर्शन। समझ लगी थी? जी सर। ये बातें बच्चों आपने याद रखनी है। अब देख ले, हमने पार्ट ए भी कर लिया, बी भी कर लिया और सी भी कर लिया। दोनों बातें समझ आ गई। ये बच्चों लीज का सवाल आपका ऐसे आएगा, आपने ऐसे सॉल्व करना है। कंसेप्ट समझ आ गया लीज का? जी सर। और लीज के कंसेप्ट में क्या क्या कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है वो भी समझ आ गई। चले, बाकी हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करते हैं।